Hello and welcome friends to the 7th video of our series हिंदी की चौपाल। तो हिंदी की चौपाल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये सार्थक जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि अगर कोई शब्द सार्थक नहीं है तो फिर वो शब्द ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आप दिमाग में रखिए। दूसरी बात, जैसे अपन बात करें तो कोई भी वाक्यांश या उसके लिए कोई एक शब्द केवल आपके सिलेबस के लिए तो बना नहीं है। ठीक है, वो वाक्यांश और वो शब्द भाषा की विकास प्रक्रिया का एक पड़ाव है कि कब किसी को उस वाक्यांश के लिए उस शब्द की जरूरत महसूस की गई होगी, किस वाक्यांश को किस शब्द ने बड़े एप्ट ढंग से प्रदर्शित किया होगा, तब जाके उसने उसे रिप्लेस किया। उसी तरह से आपको पहले ये भी समझना होगा कि वाक्यांश होता क्या है आखिरकार। तो वाक्यांश अपने आप में वाक्य का वो सार्थक टुकड़ा है जो अपने आप में एक भाव को रिप्रेजेंट करता है। तो वाक्य और वाक्यांश में क्या फर्क हुआ फिर? वाक्य और वाक्यांश में फर्क हुआ कि वाक्य जहाँ पे अपने आप में एक संपूर्ण इकाई है, ठीक है, उसमें एक क्रिया भी होती है, कई विचारों का समूह भी होता है, जबकि वाक्यांश में ना तो क्रिया होती है जनरली, और वो केवल एक भाव को रिप्रेजेंट करता है, वो पूरे विचार समूह को रिप्रेजेंट भी नहीं करता। ठीक है, तो ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। और अब हम शुरू करते हैं कि वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। हाँ, एक विशेष बात और है कि ये साल 2021 का आखिरी वीडियो होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि साल 2022 जो आए वो आपके लिए और भी ज्यादा शुभ हो, और एज ए सोसाइटी भी हमारे लिए अच्छा हो, और आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए भी अच्छा हो। तो हैप्पी न्यू ईयर 2022 टू यू ऑल। और उसके साथ फिर हम शुरू करते हैं। तो कम शब्दों में एक सारगर्भित अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करना एक श्रेष्ठ भाषा का उदाहरण है। ठीक है, तो जैसे जैसे भाषा का विकास होता जाता है वैसे वैसे अनेक ऐसे शब्द और मुहावरों का निर्माण हो जाता है जो अनेक शब्दों तथा एक वाक्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, और उससे वाक्य के अर्थ में, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप वाक्यांश के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो उस वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हिंदी भाषा ने ऐसे अधिकांश शब्द संस्कृत से प्राप्त किए हैं, जो कि स्वाभाविक भी है। जब हिंदी संस्कृत से ही बनी है मूलतया, तो संस्कृत से शब्द प्राप्त करना स्वाभाविक है। हमारे उपसर्ग संस्कृत से हैं, हमारे स्वर संस्कृत से हैं, हमारी संधि संस्कृत से, सब कुछ संस्कृत से है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द भी स्वाभाविक रूप से संस्कृत से ही होना है। और कुछ जैसे तत्सम और तद्भव थे और देशज थे, तो कुछ शब्दों को स्वयं ने विकसित किया है। ऐसे शब्द जिनको पूर्ण वाक्य या वाक्यांश की जगह प्रयुक्त किया जाता है और वो उसे पूर्ण अर्थ भी प्रदान कर देते हैं, तो उनको एकल शब्द या उस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कहते हैं। तब सीधा एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं हमेशा की तरह। ठीक है, अनुश्रुति, परंपरा से चली आई कथा, जैसे दंत कथा भी कहा जाता है तो अनुश्रुति। अवश्यम भावी, जो कार्य अवश्य होने वाला हो। ठीक है, फिर है अनन्योपाय। अनन्योपाय का मतलब क्या है? जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो। ठीक है, अविचारित, जिस पर विचार ना किया गया हो। ठीक है, अब ये आपको थोड़े थोड़े कंफ्यूजन वाले शब्द आएंगे। जैसे अविचारित है, एक होता है अविचारणीय, उसका मतलब क्या हो जाता है? जिस पर विचार न किया जा सके। और अविचारित का मतलब क्या हुआ? कि जिस पर विचार नहीं किया गया। तो ये दोनों में जो माइन्यूट डिफरेंस है उसको आप समझते चलो। ऐसे आपको और भी कई देखने को मिलेंगे। अब ये आओ, अन्योदर, अन्य माता से उत्पन्न भाई। जैसे आजकल एक कूल ड्यूड्स वाली लैंग्वेज में एक स्लैंग चलता है, द ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, द सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर। तो जो खास दोस्त होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो कहा जाता है। तो अन्योदर, अन्य माता से उत्पन्न भाई, तो इसको सौतेला भी कह सकते हैं या और किसी सेंस में भी देख सकते हैं। इसी का जो अपोजिट होता है वो होता है सहोदर।
सहोदर का मतलब क्या होता है? एक ही गर्भ से उत्पन्न, मतलब एक ही माता से उत्पन्न। अनुस्मारक, देखो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, हिंदी का हर टॉपिक अपने आप में इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे ये क्या आ गया? अनुस्मारक। अनुस्मारक का मतलब क्या है? पहले लिखे गए पत्र के स्मरण हेतु लिखा गया पत्र। तो जब आप कार्यालयीन शब्दावली पढ़ोगे तो वहां भी ऐसे कुछ शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अनुस्मारक क्या होता है? रिमाइंडर। ठीक है। अंतर्देशीय, किसी देश के अंदर होने वाला। अब इसमें कई लोग क्या है कि इंग्लिश से कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इंटर और इंट्रा। तो लोग इंटर को सीधा अंतर समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अंतर इंट्रा का हिंदी मीनिंग है। तो जो इंट्रा कंट्री होता है वो होता है अंतर्देशीय। ठीक है। वैसे ही नीचे देखो, अवैधानिक, जो विधान के अनुसार ना हो। अविभक्त, जिसका विभाजन न किया गया हो। अब ये दोनों को आप देखो, इस सेट को। अविभक्त क्या है? जिसका विभाजन न किया गया हो। और अविभाज्य क्या है? जिसका विभाजन न किया जा सके। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये अविचारणीय और अविचारित। ठीक है। अनिमेष का मतलब हो गया पलक झपकाए बिना। अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आहूत, जिसे बुलाया गया हो। फिर इसका मतलब क्या हुआ? आहुति क्या हो गया? यज्ञ में आहुति फिर किस लिए देते हैं? देवताओं के आह्वान के लिए। ठीक है। अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। अनावर्त, जो दोहराया ना गया हो। आवर्त का विलोम हो गया अनावर्त। तो जो दोहराया गया हो वो आवर्त हो गया, उसका विलोम हो गया अनावर्त। असहिष्णु, जो सहनशील न हो। अशक्य, न हो सकने वाला। अप्रवासी, जो व्यक्ति विशेष कारण हेतु विदेश में रहता हो, जिसको कहते हैं ना NRI, वो हो गया अप्रवासी भारतीय। अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता हो। अवैतनिक, जो बिना वेतन के कार्य करता हो। अनभिज्ञ, जिसे जानकारी ना हो। तो अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ। आप इसको ये कंफ्यूज मत कर देना, भिज्ञ अभिज्ञ मत कर देना। अभिज्ञ का मतलब जो सब जानता हो। ठीक है। तो ये विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संधि, समास, उपसर्ग, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो आप उस हिसाब से इसको देखो। अन्य मनस्क, जिसका मन कहीं और लगा हो। अन्य का मतलब कहीं और, मनस्क मतलब मन। आजन्मपात, जो जन्म लेते ही मर गया हो, जिसको इंग्लिश में कह देते हैं स्टिल बोर्न। आजन्मपात, जो जन्म लेते ही मर गया हो। अपरिग्रह का मतलब, जो जैनिज्म के सिद्धांत है उनमें आता है अपरिग्रह। तो उसका मतलब हो गया आवश्यकता से अधिक धन संचय ना करना। अशोक के, जो शोक करने योग्य ना हो। इसकी जगह अगर अशोक आ जाता, जिसको किसी चीज का शोक ना हो। और अशोक के, जो शोक करने योग्य ना हो। आचारपूत, पवित्र आचरण वाला। अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। अग्रहणी, सबसे आगे रहने वाला। अग्रगण्य, जो पहले गिना जाता है। यहाँ पे देखो, ये अग्र, ये काम की चीज है। अग्रगण्य, पहले गिना। अग्रज, पहले पैदा हुआ, इसको पहले कर लो। अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके। ये हमने और कहाँ सुना है अज्ञेय शब्द? हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन। अज्ञेय। तो ये बताओ कि ये 3 आदमी थे कि अकेले ही थे? अकेले थे, लेकिन 3 के बराबर थे। ठीक है। लेखक भी थे ये, आलोचक भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अगाध, जो बहुत गहरा हो। अजात शत्रु, जिसका शत्रु ना हो। अगोचर, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। अचिंत्य, जिसका चिंतन ना किया जा सके, मतलब परमात्मा के लिए हो गया। तुम हो एक अचिंतन। अंतर्यामी, मन की बात जानने वाला। जय जगदीश हरे की आरती सबने सुनी होगी, करी होगी। तुम अंतर्यामी। ठीक है। अतर्क, जो तर्क के परे हो। इसको अपन क्या कह सकते हैं? तर्कातीत भी कह सकते हैं। ठीक है। अत्याज्य, जिसे त्यागा न जा सके। अच्युत, जिसे अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। कौन होता है अच्युत? परमात्मा। क्या आता है? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। ठीक है। अथाह, जिसकी गहराई का पता न लग सके। अटल, जो अपनी बात से टले नहीं। अपराह्न, दोपहर के बाद। दोपहर को क्या कहते हैं? मध्याह्न।
प्रातः को क्या कहते हैं? पूर्वान्न। और अपराह्न क्या हो गया? दोपहर के बाद का समय। अब मेरे लिखने में एक बात देखी होगी, पूर्वान्न कैसे लिख रहा हूं मैं, मध्याह्न कैसे लिख रहा हूँ। ज्यादातर लोग इसकी वर्तनी में भी गलती करते हैं, तो जब शब्द शुद्धि में आएंगे तो हम ये चीज भी देखेंगे, तो वो भी यहाँ से इंटरकनेक्टेड है। अतिथि जिसके आगमन की तिथि निश्चित ना हो, मेहमान। अपवाद जो नियम के विरुद्ध हो, अनावृष्टि बरसात बिल्कुल नहीं होना, तो इसके साथ ही दो हो गए, अतिवृष्टि बहुत ज्यादा बरसात, और अल्पवृष्टि बहुत कम बरसात। ठीक है। अदृष्ट पूर्वक जो पहले ना देखा गया हो। अब एक बात ध्यान रखना, जो पहले ना देखा गया अगर आ गया और आपने लिख दिया अभूतपूर्व, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अभूतपूर्व होता है जो पहले हुआ ना हो, और अदृष्ट पूर्वक क्या हुआ? जो पहले दिखा ना हो, यानी हुआ हो चाहे ना हुआ हो लेकिन दिखा नहीं हो। ठीक है। और अभूतपूर्व जो हुआ ही नहीं हो। अतीन्द्रिय, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अधिसूचना, फिर देखो कार्यालयीन शब्दावली, वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो। ठीक है। अद्यतन जो आज तक से संबंध रखता है। अब यहाँ देखो आगे आएगा अधुनातन। अधुनातन क्या हो जाएगा? जो अब तक से संबंध रखता है। अद्यतन तो क्या हुआ? जो आज तक से। अधुनातन क्या हुआ? जो अभी तक से। अध्यादेश, फिर कार्यालयीन शब्दावली, आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो। कब आता है अध्यादेश? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब। ठीक है ना, जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो। अस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, और शस्त्र क्या हो जाता है? हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार। अधिनायक, सर्वाधिकार अधिकार प्राप्त शासक। जनगण मन अधिनायक जय है, तो वहां पे अधिनायक कौन है? भारत की जनता। अधिनियम, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। कार्यालयीन शब्दावली। अधिशुल्क, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क। कार्यालयीन शब्दावली। अपव्ययी, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, तो मितव्ययी, जो धन को संभाल के खर्च करेगा। विलोम शब्द। अप्रत्यक्ष, जो सामने ना हो, इसका पर्यायवाची क्या हो गया? परोक्ष। और विलोम क्या हो गया? प्रत्यक्ष। ध्यान से सुनते जाना, सारी बातें काम की है। अधुनातन, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको। अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, इसका विलोम क्या हो गया? प्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध होती है, जिसको इंग्लिश में कहते थे थ्योरम, और मैथमेटिक्स में करते थे प्रूफ, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अभीप्सा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। अनंतर, जो बिना अंतर के घटित हो। वह शब्द सुना होगा आपने, तदनंतर। क्या मतलब होता है इसका? इसके तुरंत बाद। तो अनंतर, जो बिना किसी अंतर के घटित हो। जिस स्त्री के पति ने दूसरा विवाह कर लिया, हो गया अध्युड़ा। अविवाहित, अनूढ़ा। ठीक है। नवविवाहित, नवोढ़ा। ठीक है। जो मृत्यु के समीप हो, मरणासन्न। बालक से वृद्ध अवस्था तक, आबाल वृद्ध। घुटनों तक लंबी भुजाएं, आजानुबाहु। आदि से अंत तक, आद्योपांत। ऐतिहासिक युग के पूर्व का, मतलब जब से यह इतिहास लेखन प्रारंभ ही ना हुआ हो, तो हो गया प्रागैतिहासिक। एक महीने में जो होगा मासिक, एक पखवाड़े में होगा पाक्षिक, एक सप्ताह में होगा साप्ताहिक। वर्तनी भी देखते जाना है, इसीलिए लिख रहा हूँ। एक साल में होगा वार्षिक। ठीक है। एक ही जाति का सजाती है, एक ही समय में उत्पन्न होने वाला समकालीन। ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं होगी, ऊसर। परती और ऊसर का डिफरेंस समझ लेना। परती होती है जो उस वक्त फसल नहीं हो रही हो लेकिन जमीन उपजाऊ होती है। ऊसर जो कभी भी उपजाऊ नहीं होती। कठिनाई से समझने योग्य होता है दुर्बोध, और जो कुछ ना समझे, अबोध। मतलब क्या हुआ कि ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का गुणवाचक विशेषण है कि वह एक अबोध बालक है। ठीक है। और दुर्बोध हो गया परिस्थिति के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको क्या कहते हैं? उद्भिज। जो अंडे से जन्मता है वो अंडज। जो गर्भ से जन्मता है उसको क्या कहते हैं? जरायुज। ठीक है। जो विलंब या टालम टोल से काम करे, दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री पढ़ के कहीं ये मत समझ जाना कि भाई बहुत किसी की तारीफ हो रही है। जो विलंब या टालम टोल से काम करे, इसको इंग्लिश में कह देते हैं बैक एंडेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। जब किसी पे कमेंट मारा जाता है ना, वह तो बड़ा दीर्घ सूत्री इंसान है, मतलब टालम टोल करता है काम में।
जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं, पार्थिव। उनकी पार्थिव देह को अग्नि के समर्पित कर दिया गया, ठीक है। तो वहां पे पार्थिव का मतलब होता है कि पृथ्वी की थी वो देह, अब वो जा चुके हैं परलोक को, तो वो हो गया पार्थिव। पार्थिव। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसको क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्न मति, कॉमन सेंस। दैट इज सो अनकॉमन टुडे। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, यायावर। जो स्त्री के वशीभूत या उसके जैसे स्वभाव का, स्त्रैण, फेमिनाइन। ये कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है, बस एक करेक्टर ट्रेट है जिसका निवारण नहीं किया जा सके, वो हो गया अनिवार्य। अब यहाँ पे देखो, अनिवार्य और आवश्यक में क्या फर्क है। आवश्यक होता है इंटरनली चीज, ठीक है। जो अवश्य किया जाना चाहिए वो हो गया आवश्यक, जिसको निवारण नहीं किया जा सकता। मतलब आपके बॉस ने आपको कोई काम बता दिया, वो हो गया अनिवार्य। लेकिन आपको अपने घर का कोई काम निपटाना है, वो क्या हो गया, आवश्यक। जिसका वर्णन न किया जा सके, वर्णनातीत या फिर अवर्णनीय, ठीक है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त, ठीक है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। इसके हिसाब से मोर का पर्यायवाची भी हो गया सुग्रीव। जिसने बहुत कुछ सुना हो, बहुश्रुत। कौन थे बहुश्रुत, कबीर। मैं न कहूँ कागज की लेखी, मैं तो कहूँ आखन की देखी। वो कौन थे, कबीर। वाणी के डिक्टेटर कबीर, सबसे बड़े संत। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त किया उसको क्या कहते हैं, लब्ध प्रतिष्ठ। जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो, दुर्निवार। महाभोज की प्रस्तावना की पंक्तियां, दुर्निवार सम्मोहन से भरी अग्निलीक। जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। जिसमें हानि अनर्थ का भय ना हो, निरापद। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष। अब समझ में आया आप लोगों को कि अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष क्यों है। जब भिक्षा मिलना भी कठिन हो जाए तो वो समय हो जाता है दुर्भिक्ष। जिसे क्रय किया गया हो, क्रीत। हस्तिनापुर की सभा मानो उस समय दुर्योधन की क्रीत दास हो गई थी। कब, जब युद्ध क्रीड़ा का प्रसंग चल रहा था। जिसे मोक्ष की कामना हो उसे कहते हैं मुमुक्षु, ठीक है। जिसे देख या सुनकर रोम खड़े हो जाएं, रोम को तद्भव में कहते हैं रोंगटे, उसके कहते हैं रोमांचकारी। तो रोमांच का मतलब समझ में आ गया आपका, ये रोम से है और इसको रोमांच से मत ले लेना, ठीक है। युद्ध की इच्छा हो गई, युयुत्सा। एक कौरव का नाम भी था, अगर आपने महाभारत में पढ़ा हो तो, युयुत्सु, ठीक है। तो युद्ध की इच्छा हो गई, युयुत्सा। तट का वो भाग जो जल के भीतर हो, अंतरीप। आशा अंतरीप, कुमारी अंतरीप। कहाँ पे आशा अंतरीप, अफ्रीका के जो सबसे दक्षिणी कोना है। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। कौन कौन होते हैं द्विज, एक तो पक्षी का पर्यायवाची है, क्यों, क्योंकि एक बार तो अंडा और दूसरी बार अंडे से चूजा। और दूसरा ब्राह्मण, क्योंकि क्या माना जाता है कि यज्ञोपवीत के बाद ब्राह्मण का पुनर्जन्म होता है। देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाया गया दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण, इसको क्या कहते हैं, मधुपर्क। दीवार पर बने हुए चित्र क्या कहलाते हैं, भित्ति चित्र। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश, दुरभिसंधि, षड्यंत्र, ठीक है। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला, गुड़ाकेश। प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रियम वदा। प्रिय और वदा, वदा वद जो धातु है, बोलने वाली, ठीक है। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय, वय संधि, किशोरावस्था। मांस न खाने वाला, निरामिष। या ये कह लो कि जो मांसाहारी भोजन है उसको कहते हैं निरामिष। और शाकाहारी भोजन को क्या कहते हैं, सॉरी, जो शाकाहारी भोजन होता है उसको कहते हैं निरामिष, और मांसाहारी भोजन को कहते हैं सामिष। तो कहीं भी अगर पर्यायवाची आ जाए, विलोम शब्द आ जाए, तो सामिष और निरामिष विलोम, यह भी ध्यान रखिएगा। मछली की तरह आंखों वाली, मीनाक्षी। तो जब भी किसी को मीनाक्षी किसी का नाम हो तो उससे पूछ लेना कि उसकी तारीफ हो रही है कि आलोचना समझी जा रही है। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत।
प्रति आगत, लौट कर आया हुआ, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह तेज हो। कुश क्या होता है? एक तरह की घास, तो उसकी तरह तेज बुद्धि हो तो वो हो गया कुशाग्र बुद्धि। जल में लगने वाली आग बड़वाग्नि, जंगल की आग क्या कहलाती है? दावाग्नि, पेट की आग क्या कहलाती है? जठराग्नि। ठीक है। पर्वत के पास की भूमि क्या कहलाएगी? उपत्यका, और पर्वत के ऊपर की जो प्लेन भूमि होगी वो कहलाएगी अधित्यका। ठीक है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर होता है क्लोज। तो और भी काफी सारे एग्जाम्पल है जो आप कहीं ना कहीं से देख सकते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन भी लगभग इसमें कवर हो गए, इससे टफ नहीं थे। ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मेरे पास फीडबैक आ रहा है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं इस सीरीज को, तो काफी अच्छी बात है मेरे लिए और आपके लिए। तो आगे और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ इस साल का आखिरी वीडियो अपना हुआ खत्म। अगेन विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022, और आप सबके सपने पूरे हों, आप खुद और आपके सभी अपने स्वस्थ रहें, इसी उम्मीद के साथ बाय बाय।